दोस्तों, आज अपन बात करेंगे भैंस की नस्लों के बारे में। भैंस की नस्लें कौन कौन सी होती है, भैंस की नस्लों से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बेटा भैंस, और भी टर्मिनोलॉजी है जो भैंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें करेंगे आज अपन। देखो, सबसे पहली बात तो है बेटा, भैंस का वैज्ञानिक जो नाम है वो होता है बुबालस। बुबालस ये भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबालस। बुबालस होता है, ये अपन को याद रखना है। अगली बात अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भैंसों को गुणसूत्रों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, मतलब पानी वाली और कीचड़ वाली। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक पानी वाली भैंस थी और एक कौन सी वाली भैंस थी? कीचड़ वाली भैंस थी। जो पानी वाली भैंस और कीचड़ वाली भैंस, दोनों में अंतर गुणसूत्रों का अंतर होता है। जो पानी वाली भैंस होती है उसका वैज्ञानिक नाम भी बुबालस बुबालस होता है, और कीचड़ वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम भी क्या होता है? बुबालस बुबालस। लेकिन दोनों को, पानी वाली को और कीचड़ वाली को, दोनों को गुणसूत्र संख्या के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पानी वाली भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है 50 और कीचड़ वाली में होती है कितनी? 48। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या था? बुबालस बुबालस। दोनों भैंसों का वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालस था, लेकिन गुणसूत्रों के आधार पर पानी वाली में 50 थे और कीचड़ वाली में 48 थे। मुख्यतया भारत में जो भैंसें पाई जाती है वो पाई जाती है पानी वाली भैंसें। मुख्यतया जो भारत के अंदर जो भैंसें पाई जाती है वो कौन सी वाली भैंसें पाई जाती है? पानी वाली भैंसें भारत के अंदर मुख्यतया पाई जाती है। जबकि अगर अपन बात करते हैं कि कीचड़ वाली भैंसें भारत में कहां पाई जाती है, भाई देखो, आपने कभी कीचड़ वाली भैंसें देखी? कीचड़ वाली भैंसें ये नहीं होती बेटा वो कीचड़ में लौट रही है, नहीं। कीचड़ वाली भैंसों का कुछ थोड़ा सा अलग रहती है। तो ये मुख्यतः अगर अपन बात करते हैं तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में या नीलगिरी की पहाड़ियों में, इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई या तमिलनाडु हो गया, वहां पे ये नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है। या एक ये जो वेराइटी बोल सकते हो आप इसको, ये नस्लें किसी भी प्रकार की जो कीचड़ वाली जो भैंस होती है वो मुख्यतः तमिलनाडु में और नीलगिरी में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा पानी वाली पाई जाती है, और पानी वाली तो आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में मिलती है। दोनों में क्या फर्क था? तो दोनों में गुणसूत्रों का फर्क था। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अपन आगे आ जाओ। एक होता है वालव और एक होता है वेलोविंग। एक तो क्या हुआ? वालव, एक वेलोविंग हुआ। वालव तो क्या होता है? सूअरों और भैंसों के लौटने के लिए गड्ढा भरते हैं। क्या भरते हैं? सूअरों और भैंसों के लौटने के लिए पानी से भरा हुआ गड्ढा होता है, जिसमें जो गड्ढा होता है उसको तो बोलते हैं वालव। और जबकि जो सूअर और भैंस उस गड्ढे में लौटते हैं, उस लौटने की क्रिया को बोला जाता है वेलोविंग। क्या बोला जाता है? वेलोविंग। वालव तो क्या बोला जाता है? सूअर के लिए और भैंसों के लिए पानी से भरा हुआ जो कीचड़ का या नॉर्मल साफ पानी का या कीचड़ का ऐसे कोई गड्ढा भर देते हैं, क्योंकि आप पानी साफ भरोगे तो भी कीचड़ तो वो करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो गड्ढा भरा आपने वो तो वालव कहलाया, और जो उस गड्ढे में लौटने की जो क्रिया थी वो क्या कहलाई? अपन ने वेलोविंग कहलाई। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आप आगे देखिए, आगे देखो। आगे सबसे पहले एक आता है साइलेंट हीट, जो भी मुख्यतः भैंस का ही लक्षण है, साइलेंट हीट। देखो, 3-4 चीजें होती है बेटा। एक होता है एनिस्ट्रस, एक होता है निम्फोमेनिया, एक होता है एनिस्ट्रस, एक होता है निम्फोमेनिया, एक होता है साइलेंट हीट। तीनों में क्या फर्क है वो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, तीनों में ये फर्क है कि साइलेंट हीट, एनिस्ट्रस और निम्फोमेनिया, तीनों में ये फर्क है। साइलेंट हीट में पशु मद में तो आता है, क्या करता है? पशु मद में आता है, लेकिन मद के लक्षण पूर्णतया प्रकट नहीं कर पाता। मद के लक्षण पूर्णतया प्रकट नहीं कर पाता। मद के लक्षण कैसे होते हैं? जैसे वो नर मादा से संभोग करने के लिए तैयार हुआ, बार बार टॉयलेट करना, गोल गोल चक्कर काटना, बार बार रमाना, ये सारे मद चक्र के लक्षण होते हैं। तथा योनि से एक तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं मद चक्र के, मद के लक्षण हैं। लेकिन साइलेंट हीट में मद के लक्षण पूर्णतया प्रकट
नहीं करता वो कहलाता है साइलेंट हीट। एनिस्ट्रस में तो आपका पशु मद में ही नहीं आता है। एनिस्ट्रस में क्या होता है, आपका पशु हीट में नहीं आता है, मद में नहीं आता है, वो एनिस्ट्रस कहलाता है। और निम्फोमेनिया का अर्थ होता है पशु का अत्यधिक मद में आना, यानी मद के लक्षण अत्यधिक प्रकट करना। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो लक्षण साइलेंट हीट के होते हैं वो किस में होते हैं बेटा, भैंस में होते हैं। और भैंस में किस समय होते हैं, मध्य रात्रि के समय सबसे ज्यादा ये समस्या भैंस के अंदर पाई गई है। तो अगर आपसे पूछे जाए साइलेंट हीट का संबंध मुख्यतः किस पशु से है, तो किसे बताओगे, भैंस से। वेलोविंग का संबंध मुख्यतः किस भैंस से, मतलब किस पशु से है, तो वो भी भैंस है। वेलोविंग का मतलब क्या हो रहा था, सुअरों को पाने के लिए जो गड्ढा भरा हुआ था, सुअर तो वैसे लौटते ही हैं, लेकिन सुअरों और भैंसों में भी दोनों में से ज्यादा लौटने की अगर प्रोसेस देखी जाती है तो वो किस में देखी जाती है बेटा, नॉर्मली कीचड़ वाली भैंस में मुख्यतः देखी जाती है। और ऐसे अगर बात करते हैं तो भैंसों के अंदर देखी जाती है। उसके बाद आप आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक भैंसें, भारत में सर्वाधिक जो भैंसें पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला देखिए आप, भैंस प्रजनन फार्म वल्लभनगर उदयपुर में, भैंस प्रजनन फार्म वल्लभनगर उदयपुर में है। फिर उसके बाद अगला पूछा जाए कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अगला पूछा जाए कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैंस प्रजनन फार्म कहाँ है, तो वल्लभनगर उदयपुर में। अगला आपसे पूछा जाता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें, राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, तो वो अलवर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अलवर जिले में पाई जाती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लोकप्रिय, भारत की सबसे लोकप्रिय भैंस कौन सी होगी, सबसे लोकप्रिय भैंस, तो वो मुर्रा होगी। मुर्रा भैंस सबसे लोकप्रिय भैंस है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में मिली। भैंस प्रजनन फार्म कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हिसार हरियाणा में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, अलवर जिले में पाई जाती है। और भारत की सबसे लोकप्रिय भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा भैंस है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप आगे देखिए, भारत में विश्व की, भारत में विश्व की 57% भैंसें पाई जाती है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है, 57%। अगला, भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, जबकि वर्तमान के अंदर राजस्थान भी पहले में आ चुका है। यानी वर्तमान देखो, भारत तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है ही, जो कि 221 मिलियन मैट्रिक टन करता है, जबकि राजस्थान, पहले उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे था, लेकिन राजस्थान अभी पहले नंबर पे आ चुका है दूध उत्पादन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है, 57%। भारत के दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान लगभग 52 से 55% योगदान है। किसका, भैंसों का योगदान है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के दूध उत्पादन में भैंसों का कितना % योगदान है,
तो 52 से लगभग 55% तक योगदान है। और अगर इसमें नया जो डाटा आएगा 2022-23 का, तो उसके हिसाब से जो भी आकलन आएगा वो अपन चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो आपको यही याद रखना है। अगला आपसे पूछा जाए कि भारत के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान किसका होगा, भैंस का। किसका होगा बेटा, भैंस का। देखो गाय है, भैंस है और बकरी है, ये तीन ही दूध उत्पादन में योगदान करती है। भेड़ दूध उत्पादन में योगदान नहीं करती, वो ऊन उत्पादन में योगदान करती है। और अगर अपन बात करते हैं जैसे गाय वाले में बात करते हैं तो भैंस वाले में बात करते हैं, तो भैंस तो सिर्फ एक ही प्रकार की भैंस होती है कि भैंस तो भैंस ही है। लेकिन गायों में क्या होता है कि गायों में 2-3 प्रकार की होती है, जैसे भारतीय गाय है, विदेशी गाय है और संकरण वाली गाय है। संकरण भी तो हो रखा है ना, किन्हीं जैसे होलिस्टन फ्रीजियन का किसी साहिवाल के साथ हुआ तो ब्राउन स्विस का निर्माण हो रहा है। कई सारी ऐसे जैसे करण फ्रीज आएगी, करण स्विस आएगी, ऐसे कई प्रकार की जो नस्लें आएगी तो उनके संकरण से भी दूध उत्पादन होता है। तो भारत में विश्व की 57% भैंसें होगी, दूध उत्पादन इतना हो गया। ये चीजें तो हो गई अपने सामान्य जानकारी थी जो अपन ने पढ़ी कि भैंसों की सामान्य जानकारी क्या क्या थी। अब अपन पढ़ेंगे नस्लों के बारे में। नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। नस्लों के बारे में तो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे मुर्रा भैंस, ये अपनी सूरती, मैसाना, बदाऊरी, जाफराबादी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं नीली रावी। ये 6 नस्लें जो मुख्यतः अपने सिलेबस में भी आती है और प्रमुखतः जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही नस्लें आती है। मुर्रा आ सकती है, सूरती आ सकती है, मैसाना आ सकती है, बदाऊरी आ सकती है, जाफराबादी आ सकती है, नीली रावी आती है। मैंने आपको पहले बताया था इसमें से एक प्रश्न तो हमेशा नस्लों में से ऐसा ही आता है कि निम्न में से कौन से नस्ल गुजरात से संबंधित नहीं है। माना प्रश्न आया गुजरात से संबंधित है, कौन सी नस्ल पंजाब हरियाणा से संबंधित है, कौन सी नस्ल पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों से तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो मुर्रा जो बेस है इसका उत्पत्ति स्थान होता है पंजाब हरियाणा। मुर्रा बेस का उत्पत्ति स्थान क्या है, पंजाब हरियाणा। यानी कि मैं इसको उत्तर भारत भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं मैं इसको, उत्तर भारत भी मैं इसको कह सकता हूं। उसके बाद सूरती, तो सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में। तो यानी कि सूरत बड़ोदरा गुजरात, सूरत बड़ोदरा गुजरात। मेहसाना का भी लगभग सेम ही हो जाएगा, खेड़ ब्रह्मा बड़ोदरा गुजरात दोनों का लगभग सेम ही है। बड़ोदरा गुजरात इसका है और खेड़ ब्रह्मा बड़ोदरा गुजरात ही लगभग उसका है। बदाऊरी का आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि मथुरा की क्या फेमस है, पेड़े। पेड़े बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मावा। मावा में सबसे ज्यादा क्या होता है, वसा। और सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है, बदाऊरी। यानी कि आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर पाली जाने वाली जो बदाऊरी बेस होती है इसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। अगर ज्यादा वसा होगी तो घी बनाने के लिए भी इस नस्ल के दूध का ज्यादा प्रयोग करोगे ना, तो इसीलिए हो गया। अगला आ जाओ जाफराबादी। जाफराबादी का है काठियावाड़ गुजरात। और उसके बाद नीली रावी, तो नीली रावी का है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। आया समझ में। मुर्रा बेस का क्या हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया। सूरती का क्या हो गया, बड़ोदरा गुजरात हो गया। मेहसाना का सेम हो ही जाएगा। बदाऊरी का आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश हो गया। जाफराबादी का क्या हुआ, काठियावाड़ गुजरात। और नीली रावी का क्या हो गया, मोंटगोमरी पाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद आगे वाला देखिए, मुर्रा बेस का। किसका देख रहे हैं अपन अब, मुर्रा बेस का। देखो मुर्रा बेस में एक चीज याद रखो, राजस्थान की। देखो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि राजस्थान में मुर्रा बेस एक तो रामसर अजमेर में पाली जाती है और एक राजस्थान में वितरित, जहां सबसे प्रमुख था
बड़े बड़े वो है डेयरी फार्म है, तो वहाँ मुख्यतः यही नस्ल मिल रही है। देखा है आपने, बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं उनमें मिल रही नहीं मिल रही। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ा सा डेयरी फार्म है तो उसके अंदर भी ये नस्ल पाली जा रही है नहीं जा रही है। तो देखो जहाँ जहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, जहाँ दूध उत्पादन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ वहाँ कौन सी नस्ल पाली जाती है बेटा? मुर्रा भैंस पाली जाती है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान आपको बता ही दिया। इस नस्ल को दिल्ली भैंस या दिल्ली भैंस भी कहते हैं, या तो दिल्ली भैंस कहते हैं या कौन सी भैंस कहते हैं? दिल्ली भैंस कहते हैं। उसके बाद ये भारत की सबसे लोकप्रिय व सर्वोत्तम नस्ल है। मैंने आपको बताया था जब इसके रंग की बात आई थी तो मैंने आपको कहा था कि इस नस्ल का जो रंग होता है वो गहरा काला होता है, जिसे अपन ने कहा था जेड ब्लैक, जिसको अपन ने क्या कहा था? जेड ब्लैक कहा था। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके दूध में जो वसा होती है वो वसा होगी कितने %? 7%। अगला पॉइंट आ जाएगा भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली अगर कोई भैंस की नस्ल है तो वो कौन सी हो जाएगी? मुर्रा हो जाएगी। तो देखो मुर्रा में अगर अपन बात करते हैं तो इस नस्ल को दिल्ली भैंस के नाम से जाना गया था। ये भारत की सबसे लोकप्रिय व सर्वोत्तम नस्ल है। इस नस्ल का जो रंग होता है वो गहरा काला होता है, दूध में वसा 7% होती है, और भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली अगर कोई भैंस की नस्ल है तो वो भी कौन सी हो जाएगी? मुर्रा हो जाएगी। उसके बाद अगर आप आगे बात करते हैं अपन सूरती नस्ल के बारे में, नाम इसका सूरत, नाम से स्पष्ट हो रहा था, सूरत बड़ोदरा गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। इस नस्ल में जो सींग होते हैं वो दराती आकार के होते हैं, जो सींग होते हैं वो दराती आकार के होते हैं। और एक और विशेषता इसकी याद रखनी है आपको कि इस नस्ल में 2 भूरे रंग की धारियां होती है। इस नस्ल में 2 भूरे रंग की धारियां होती है। दो भूरी रंग की धारियां होती है, एक जबड़े के चारों ओर और एक गले के चारों ओर। एक तो कहाँ होती है? जबड़े के चारों ओर होती है। ये जबड़ा होता है मान लो जानवरों का, तो उसके चारों ओर, एक गले के चारों ओर इसमें पाई जाती है। और अगला पॉइंट एक और है वो कि राजस्थान के अजमेर जिले में, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अजमेर जिले में कौन सी भैंस पालने की सिफारिश की गई, अगर आपसे ऐसे प्रश्न आता है तो आपका आंसर आ जाएगा सूरती। तो आप लिख लेना कि अजमेर जिले में सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई। प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि अजमेर जिले में भैंस की कौन सी नस्ल पालने की सिफारिश की गई थी, तो सूरती की, क्योंकि राजस्थान में रामसर अजमेर में तो मुर्रा प्रजनन फार्म है। तो अगर मान लो वहां पे मुर्रा नस्ल मिल रही है और सूरती नस्ल भी अगर वहां पाल लेते हैं तो मुर्रा और सूरती के संकरण करा के अपन मेहसाना नस्ल पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो अपने साथ 2 नस्लों के साथ अपनी तीसरी नस्ल भी पैदा हो सकती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली नस्ल आ जाओ मेहसाना। मेहसाना में वही खेड़ ब्रह्मा बड़ोदरा गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि मुर्रा तो वहाँ रामसर अजमेर में मिल ही रही थी, सूरती पालने की भी सिफारिश की गई ताकि मेहसाना नस्ल पैदा करी जा सके। तो इसका हो जाएगा मुर्रा व सूरती के संकरण से जो नस्ल पैदा होती है वो मेहसाना होती है। इसमें अगली बात मेहसाना में ये होती है कि इसको भारतीय भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। कितने दिन का होता है?
325 दिन का, जो भारतीय भैंसों में सर्वाधिक होता है। और मेहसाना में से कोई ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, एक रंग वही काला होता है, पूछो के बालों का रंग भी गहरा काला हो जाता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। मुख्यतः तो इन दो पे ध्यान रखना है कि मुर्रा और सूरती के संकरण से कौन सी नस्ल पैदा हुई, मेहसाना। और अगला आपसे पूछा जाए कि भारतीय भैंसों में सबसे लंबा जो दुग्ध काल होगा वो किसका होगा, तो वो भी किसका होगा बेटा, मेहसाना होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखो, बदाऊरी। बदाऊरी का वैज्ञानिक मतलब ये जो नॉर्मली उसका उत्पत्ति स्थान, अगर बदाऊरी की बात करते हैं तो आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगली बात ये बेटा कि इस नस्ल के दूध में वसा ज्यादा थी। वसा ज्यादा थी तो मावा ज्यादा बन रहा था, मावा ज्यादा बन रहा था तो पेड़े ज्यादा बन रहे थे। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, तो याद रखो। देखो, सबसे पहला तो इसका शरीर होता है तांबा के समान, तांबा के समान, या अगर कभी पूछा जाए तो कॉपर भी आ सकता है वहां पे ऑप्शन में, कॉपर के समान हो गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये बात करते हैं तो दूध में क्या होती है, सर्वाधिक वसा 11 से 13%। यानी कि अगर किसी पशु के दूध में अगर सबसे ज्यादा वसा होती है तो वो कौन सा होता है बेटा, बदाऊरी भैंस ही होती है, जिसमें दूध में सर्वाधिक वसा होगी 11 से 13%। अगर दूध में वसा ज्यादा होगी तो घी भी ज्यादा बनेगा या नहीं बनेगा, तो घी बनाने हेतु सर्वोत्तम, घी बनाने हेतु सर्वोत्तम। और अगला पॉइंट अपने आ जाएगा कि इस नस्ल में ताप सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ताप सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यह चीज भी आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहली बात, तांबे के समान रंग होता है, कॉपर के समान मान लो, तांबे के समान मान लो, दूध में सर्वाधिक वसा होती है 11 से 13%। घी बनाने हेतु भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है बदाऊरी। इस नस्ल में सर्वाधिक ताप सहनशील होती है। ये नस्ल सबसे ज्यादा क्या कर सकती है बेटा, ताप सहनशील कर सकती है। मिल कहाँ पे रही है ये बदाऊरी, आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। बदाऊरी कहाँ मिल रही है, आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर अपन को मिल रही है। उसके बाद अपनी अगली नस्ल आएगी जाफराबादी। अगली नस्ल कौन सी आएगी, जाफराबादी। जाफराबादी और गिर दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही, वो गिर जंगल काठियावाड़ प्रदेश था, और ये काठियावाड़ वही जंगल है, वही जंगल, सेम जंगल के अंदर दोनों नस्लें मिल रही है। तो जाफराबादी नस्ल की बात करते हैं तो इस नस्ल को शरीर भारी होता है, यानी भारतीय भैंसों में सबसे भारी वजन जो होता है वो इसी का होता है, शरीर भारी होता है। इसीलिए इसको मिनी एलिफेंट क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट कहते हैं, यानी कि छोटा हाथी कहते हैं। मिनी एलिफेंट कहते हैं, यानी छोटा हाथी भी आप बोल सकते हो, मिनी एलिफेंट कहते हैं। शरीर भारी होता है। अगर आप देखो गायों में अगर अपन बात कर रहे थे तो मैंने गायों में आपको बताया था कि गायों में सबसे जो भारी नस्ल होती है वो कांकरेज होती है। कौन सी होती है, कांकरेज का शरीर भारी होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं, इसीलिए उसमें सर्वाधिक ज्यादा सींग कैंसर भी होता है। आगे वाले थन पीछे वाले थनों की अपेक्षा भारी होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जाफराबादी में एक आधा शरीर भारी हो रहा है, जिसको किसके नाम से जाना गया, मिनी एलिफेंट। किसके नाम से जाना गया, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना गया। अगली बात अगर अपन बात करते हैं शरीर भार के आधार पर और इसके बाद बात करते हैं तो ये मुख्यतया पालने के लिए, ये नस्ल पालने के लिए बहुत कम प्रयोग की जाती है। जाफराबादी नस्ल पालने के लिए क्या होती है बेटा, बहुत कम प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी नस्ल का प्रयोग पालने हेतु सबसे न्यूनतम किया जाता है, तो वो कौन सी नस्ल होती है बेटा, जाफराबादी। और एक ये भी याद रखना कि जाफराबादी जो भैंस होती है इसका औसतन दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है। औसतन दूध उत्पादन सर्वाधिक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं आपसे अगर थोड़ा सा बैक में चलता हूं और बदाऊरी के बारे में पूछूं
या फिर ऐसा प्रश्न पूछूं कि निम्न में से किस नस्ल के दूध में पानी की मात्रा अन्य भैंसों के दूध की अपेक्षा कम होती है, तो वो आंसर क्या होगा? निम्न में से, प्रश्न सुनना मेरा बेटा ध्यान से, निम्न में से किस पशु की नस्ल के दूध में पानी की मात्रा अन्य भैंस की नस्लों की अपेक्षा कम होती है, तो किसमें होगी? बदाऊरी में, क्योंकि बदाऊरी में वसा बढ़ी है, तो घटेगा तो कोई चीज घटेगा, तो क्या घटेगा? पानी। ऐसा थोड़ी है भाई प्रोटीन साइड पे आ जाएगा, खनिज लवण साइड पे आ जाएगा, घटेगा तो घटेगा कौन? सिर्फ ओनली पानी। क्या घटेगा बेटा? पानी। तो इसलिए पानी की मात्रा सबसे ज्यादा, सबसे कम किस में पाई जाएगी? बदाऊरी भैंस के दूध में, ठीक है ना। तो इसमें तो ये याद रखना, शरीर भारी होगा मेनली एलिफेंट कहोगे, और जाफराबादी भैंस का औसतन जो दूध उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। मिनी एलिफेंट भी अपन इसको कह दिया। अगला आते हैं लास्ट, अपना लास्ट भैंस की नस्ल है बेटा नीली रावी। याद करो, नीली रावी और साहिवाल को याद करो। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान भी मोंटगोमरी पाकिस्तान था, और नीली रावी का भी मोंटगोमरी पाकिस्तान था। तो देखो, सबसे पहले बात, इस नस्ल को बोल आइज भी कहा जाता है, बोल आइज भी इसको बोला जाता है। और इस नस्ल में जो चारों पैर होते हैं, इस नस्ल में चारों पैर घुटने के नीचे सफेद होते हैं। पहले तो इस नस्ल को बोलाइज कहा गया। अगला, चारों पैर घुटने के नीचे, जैसा ये मान लो जैसे जानवरों का पैर है बेटा, और ये यहाँ पे घुटना है, तो घुटने के नीचे वाले जो पार्ट होते हैं, खुर के जस्ट ऊपर, और घुटने के नीचे वाला जो होता है वो व्हाइट व्हाइट होता है। अगला, सिर पर सफेद टीका होगा, सिर पर सफेद टीका होगा। ये भी इस नस्ल का ये है, प्रमुख ये है, कैरेक्टर है। अब अगर आपसे अगली बात करते हैं बेटा, कि कई बार आपसे ये पूछ ले कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके तुथन पर, सिर पर, थनों के अडर पर, घुटने पर, पैरों पर सफेद कलर के निशान होते हैं, तो वो भी कौन सी नस्ल हो जाएगी बेटा? नीली रावी नस्ल हो जाएगी। नीली रावी के अंदर ही पाए जाते हैं। और एक और नस्ल आपकी बच रही है। अगर आपसे पूछ ले कि टोडा किसकी नस्ल है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोडा किसकी नस्ल है, तो टोडा किसकी नस्ल है बेटा? भैंस की। किसकी नस्ल है? भैंस की। सभी नस्लों का दूध उत्पादन तो मैं आपको एक साथ लिखाऊंगा, तो दूध उत्पादन के बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ आपको नस्लों के बारे में बात करनी है। टोडा किसकी नस्ल है? भैंस की। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब देना बेटा। कि आपसे पूछूं मैं कि भारत में भैंसों की सबसे लोकप्रिय नस्ल कौन सी होगी, तो मुर्रा होगी। कौन सी होगी? शरीर भारी सबसे ज्यादा किसका था, जिसे छोटा हाथी का? जाफराबादी। किसको कहा बेटा? जाफराबादी को। मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला रहा जहां पे मुर्रा सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई? अजमेर। ठीक है, मुर्रा और सूरती के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार है? मेहसाना तैयार हुई। तो ये नस्लों से संबंधित कुछ प्रश्न आया। वेलोविंग का संबंध किससे है बेटा? भैंस से। भैंस को किसके आधार पर दो भागों में बांटा गया? गुणसूत्रों के आधार। पानी वाली भैंस में गुणसूत्र संख्या 50, कीचड़ वाली में कितनी हुई? 48। समझ में आ रहा है बेटा? अब